21 मार्च की देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। ऐसा करने वाली जांच एजेंसी का नाम है ईडी। पिछले कुछ सालों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सुर्खियां बटोरी। इस जांच एजेंसी को अब सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। हालांकि ईडी के शिकंजे में आए अधिकतर नेता विपक्ष के ही होते हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी की कहानी बताते हैं। वो कैसे इतनी ताकतवर बनी और ईडी को लेकर इतने बेचैन क्यों रहते हैं विपक्ष के नेता। तो आजादी के बाद सालों में विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों की जांच की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए देश की आजादी के वक्त से एक कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। साल 1956 में देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अलग यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस यूनिट का नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद 1957 में इस यूनिट की शुरुआत हुई। दिल्ली में इसका ऑफिस खोला गया और एक लीगल सर्विस अफसर इसका कर्ता धर्ता बना। ये इस यूनिट के डायरेक्टर थे और इसके बाद आरबीआई के एक अन्य अधिकारी को इस डायरेक्टर का असिस्टेंट बनाया गया। साथ ही 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी इस यूनिट में शामिल हुए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में एनफोर्समेंट यूनिट की 3 शाखाएं खोली गई क्योंकि इन तीनों शहरों में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इसके बाद इस संस्थान का नाम बदलकर एनफोर्समेंट यूनिट की जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी रखा गया। साल 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दिया गया। कुछ वक्त बाद साल 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निरस्त हुआ और इसकी जगह 1973 में आए नए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने ले ली। माने FERA 1947 की जगह FERA 1973 आया। इसी नए कानून के तहत ईडी काम करने लगा। साल 1973 से साल 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रहा। ईडी ने कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए। मसलन महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवी, दिनाकरण, हेमा मालिनी, विजय माल्या, रिलायंस के प्रतिद्वंदी आरके ग्रुप और BCCL के चेयरमैन अशोक जैन से जुड़े मामलों में FERA कानून के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने जांच की। FERA के तहत ईडी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोप लगे। 90 के दशक तक ईडी का ज्यादा डर उद्योगपतियों के बीच रहा। साल 2000 में FERA को इसके बहुत सख्त होने के चलते निरस्त किया गया। इसकी जगह पर आए FEMA कानून के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया। इसके चलते अब ईडी लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती। साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA संसद में पेश किया गया। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। 1 जुलाई को 2005 को यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने PMLA कानून को लागू किया। फिर यूपीए सरकार ने 2012 में PMLA संशोधन अधिनियम लाकर इसमें अपराधों का दायरा बढ़ाया और इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को कुछ और विशेषाधिकार मिले। मसलन PMLA ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का भी अधिकार देता है। उसके बाद विदेशों में शरण ले लेने वाले आर्थिक मामलों में अपराधियों की तादाद बढ़ी तो इनसे निपटने के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पास कर दिया। इस कानून के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी ईडी के पास आई। जब किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज हो तो ये सूचना पुलिस ईडी को देती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मामला ईडी के स्वतः संज्ञान में आए तो वो खुद थाने से FIR चार्जशीट की कॉपी मांग सकती है और उसके बाद ईडी ये देखती है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। 2020 में एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोका। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि NIA को कानूनी ताकत NIA एक्ट 2008 से मिलती है। NIA पूरे देश में काम कर सकती है लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इन दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है तो जैसे मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की। उनमें 85% विपक्षी नेता थे। 2014 के बाद एनडीए शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं और यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की जिनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया। ईडी के मुताबिक PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए गए। इनमें से सिर्फ 2.98% यानी कि 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए। इन केसों में से 1142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।